बचपन में स्कूल में था मैं 7th स्टैंडर्ड में। तो मेरा ध्यान ज़्यादा आर्ट की तरफ था। अब मेरी क्लास टीचर जो थी उसका सब्जेक्ट था मैथ्स का। तो सुबह आते थे वही सब्जेक्ट वही टॉपिक। तो बोर हो गया था मैं। तो मैं सोचा स्कूल नहीं जाना, आज स्कूल नहीं जाना। तो स्कूल नहीं गया। स्कूल के यूनिफॉर्म पे मैं सीधा चला गया वर्सोवा। वर्सोवा गया, वहाँ पे अपना थोड़ा टाइम पास कर लिया मैंने। रिटर्न आया तो मुझे ऐसा लगा मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरे शूज़ में वो ये था, क्या क्या बोलेंगे आप उसको, हाँ बीच का बीच का मट्टी था। तो घर पे पहचान लिया डैडी ने। तो उस समय डांट भी पड़ी और मार भी पड़ी। मैं पढ़ाई छूटने के बाद मैं अलग अलग जगह पे जॉब किया है। फिर उसके बाद में मुझे वो जॉब में इतना रुचि नहीं लगा, तो मेरा जो पुरखों का जो बिज़नेस था, मेरे मम्मी पापा जो करते थे सब्ज़ी का, वही मैं सब्ज़ी का बिज़नेस करता था। लेकिन वो मैं खुशी से नहीं करता था। मुझे लगता था कि ये बिज़नेस मम्मी पापा करते हैं, अपन अलग करें कुछ। तो मैं मेरे में पहले से ही मैं एक सोशल वर्क का मुझे इंटरेस्ट रहता था, इसलिए मैं सोशल वर्क करता था। अगोदर तर ह्यांनीच मला खूप प्रेरणा दिली होती की शिक्षण घे म्हणून. त्याच्यामुळे मला एक जिद्द निर्माण झाली की की 10वीची परीक्षा द्यावी. नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं मेरे लिए, क्योंकि अक्सर आदमी जेल में जाने के बाद उनकी क्या हालत होती है हमने देखे, हमने बहुत लोगों को। मेरा भाई जेल में जाने के बाद 20 साल निकलने के बावजूद अभी अपने पैर पे खड़ा हो रहा है वो। मुझे तो अच्छा लगेगा। अभी चाहे किसी को बुरा लगे या क्या लगे उनको मालूम, मेरा भाई तो मुझे अच्छे लगने वाला है सब। नहीं, वक्त था ना, जैसे जैसे मेरा अंदर एंट्री हो गई मेरी अंदर। तो उसके 3-4 महीने बाद पूरा नर्वस था मैं। सोच रहा था मैं सुसाइड करूँ, क्यों जीऊँ, मैं किसके लिए जीऊँ, और इतना बड़ा सफ़र कैसे काटूँ मैं। एकच की त्यांना सोडून जाण्याची इच्छा नव्हती कुठे. त्यावेळेस खूप फोर्स केला माझ्या वडिलांनी की त्यावेळेस ते महिनाभर जेलमध्ये होते आणि मोठा मुलगा 1.5 वर्षाचा होता त्यावेळेस, आणि खूप मुलाला पण त्रास झाला. पण वडील पण बोलले की जेलमध्ये आहे तर तू इकडे ये, एकटी कसं जेवण करणार. नाही म्हटलं, मी जेवढं होईल तेवढं होईल, इथेच राहणार, जाणार नाही. जेल का लाइफ तो बहुत मतलब यादगार है, क्योंकि वो यादगार इस कारण से कि वो वहाँ पर एक एक मिनट एक एक सालों की तरह बीतता है। देखिए, अपना जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसमें जो प्रिजन डिपार्टमेंट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अपना बेसिक पर्पस है कि जो प्रिजनर्स हैं, उन्होंने गलती की है, उनको सज़ा हो गई है, तो उनको एक अच्छे नागरिक के रूप में बना के समाज में कैसे भेजा जाए। इसलिए अपना जो रिफॉर्मेशन और रिहेबिलिटेशन का जो कंसेप्ट है, वो पूरे प्रिजन रिफॉर्म का, पूरे प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन का बैकबोन है। जो प्रिजनर्स आते हैं उन्हें हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं, जो उनको हम तो एक तो सोशल वेलफेयर की काम करते हैं, वो उसकी तरह काम करते हैं। वो उन्हें बताया जाता है कि यहाँ डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें ये सुविधा दी है, कोर्ट ने तुम्हें अंदर भेजा है, जब तक कोर्ट में अंदर भेजा है तब तक आप रहोगे। आपके घर वालों की मुलाकात दी जाएगी, आपको टेलीफोन सुविधा दी गई है, और उनके जो बेसिक नीड्स है वो पूरे के पूरे उन्हें दिए जाते हैं। और रूल में इतना बताया जाता है कि जेल का कानून क्या है, डिसिप्लिन क्या है, और आपके राइट्स क्या है। तो उस जगह में जाने के बाद में मैंने अक्सर नोट किया, बुरे लोग भी वहाँ पे है, अच्छे लोग भी हैं। तो अभी हमको क्या लेना है।
तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जिस रूम में मैं बैठ के स्केचिंग करता था, तो मेरे अड़ोस पड़ोस में ऐसे लोग थे, कोई व्यसन कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई पत्ते खेल रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो मेरा ध्यान वही नहीं था, मेरा अपने कुछ उनसे लेना देना नहीं है। मैं मेरा स्केचिंग पैड और मैं। हमारे यहाँ ओल्ड कंसेप्ट ऐसा था कि उसको पनिशमेंट दिया जाए, लेकिन अभी नया जो कंसेप्ट है उसमें है कि पनिशमेंट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। अभी उसको रिफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि वो भी समाज का एक घटक है, समाज का एक यूनिट है। तो हम उनको एजुकेट करते हैं, उसके अलावा उनका स्किल डेवलपमेंट भी करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो अपने फैमिली से अलग हो जाता है, उसको एक कन्फाइनमेंट हो जाता है, उससे बाहर नहीं जाता। उसके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, पिताजी रहते हैं, वाइफ रहती हैं, तो हमेशा उन लोग की याद आती है और बड़ा इमोशनल होता है वो। तो मैं बच्चों से फिर दूरी बनाए रखता था, क्योंकि मेरा उनमें लगाव हो जाएगा। मैं अगर जेल जाता हूँ तो फिर मुझे भी वहाँ तकलीफ़ हो जाएगी, इसलिए मैं फिर अपने आप को नशे में डुबो लेता था। और नशे में डुबो के मैं औरों को भी फिर तकलीफ़ देता था। मैं बोलता था एक खून करने से फांसी होता है या तो उम्र कैद होता है, तो 10-20 खून करेंगे। मैं लोगों को डराता था। और मेरी वजह से, मैं जानता हूँ, मेरी वजह से उनको ज़्यादा तकलीफें भी हुई कि पूरी 18 साल उनको मेरे पीछे दौड़ना पड़ा या मुझे मिलने आना पड़ा, मेरी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ा। मेरी मम्मी की भी इतनी एज है अभी, उस एज में भी उन्होंने वहाँ तक आना, एरोड़ा तक आना जाना, मिलना, पूरी तरह से मुझे साथ दिया हुआ। जब निराशा का दौर था मेरा, तो उस वक्त मुझे साथ दिया मेरी पोइट्री ने। आठवणींचे नभ दाटता नैने आल्या चिंबधारा, आठवणींचे नभ दाटता नैने आल्या चिंबधारा, उभा एकला या वाटेवरती कविते दिला समज तू सहारा. जेव्हा जगाने ही पाठ फिरवली, जेव्हा जगाने ही पाठ फिरवली, नाती गोती सारी दुरवली, आलीस धावून तू आधारा, आठवणींचे नभ दाटता नैनी आल्या चिंबधारा, नैनी आल्या चिंबधारा. इंडिया का जो कल्चर है वो एक बड़ा ही टॉलरेंट कल्चर है और अभी भी हम रिवेंज में विश्वास नहीं करते. तो हमारे यहाँ जो 90% जो कन्विक्ट हैं वो गुस्से में या उन्होंने गलती से कर दिया, दे आर नॉट बेसिकली क्रिमिनल्स. जैसे हम हमेशा बोला करते हैं कि एक हम शेर बताते हैं कि कुछ ऐसे भी मंजर हैं तारीख के पन्नों में, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई. क्योंकि आपने खता जो गलती की लम्हों में, मिनट्स में, और आपको सजा मिली सदियों की. जिस प्रिजनर्स को सज़ा लगी है उसका रिहैबिलिटेशन होना ज़रूरी है और रिहैबिलिटेशन के लिए उनको काम देना जरूरी है. वो काम हम दिए थे. एक काम देने के पहले उनको ट्रेनिंग दिया जाता है. 3 ट्रेनिंग में वो अगर वो अच्छी तरह से सीख गया या वो वॉलंटरी कहता है कि मुझे ये काम जब पहले से आता है, इसमें और मैं करना चाहता हूँ, तो उसी विभाग में उसे काम दिया जाता है और वो उस विभाग में काम में तरबेज हो गया, ट्रेंड हो गया, तो बस रूटीन में लग जाता है. उससे हमारा प्रोडक्शन होता है. जैसे भी मैं जेल में मेडिटेशन सीख के आया था, लेकिन ये जो मुझे बार बार मेरा केस भी चल रहा था ना, मुझे इसलिए बार बार लगता था कि मुझे फांसी होगी, उम्र कैद होएंगी. तो मैं फिर जब मेडिटेशन गया, मेडिटेशन करके आने के बाद मुझे समझ में आया कि मैंने ये तो खून किया नहीं था, तो इसकी मुझे सज़ा होगी नहीं. तब से जाके मैं फ्रेश हो गया, वरना मैं पागल हो जाता था. तो हमने यहाँ पे महाराष्ट्र में एक गला भेंट करके प्रोग्राम शुरू किया है. इसमें प्रिजनर के जो बच्चे हैं उन बच्चों को डायरेक्ट हम जेल के अंदर ले जाते हैं और हमारा जो हॉल है या ओपन स्पेस है वहाँ पे उनको पूरा फ्री मिलाते हैं. वो एक दूसरे का हक करते हैं, रोते हैं, एक साथ खाना खाते हैं. तो ये जो हमने जो प्रयोग किया ये बड़ा ही सक्सेसफुल हुआ और इससे हमने देखा है कथारसिस बहुत हुआ. तो उससे देखा कि उसके मन में उसका ट्रेमेंडस इम्पैक्ट हो रहा है.
और उसके मन में बदलाव होता है। वो बच्चे को देखता है, अरे ठीक है मैं यहाँ पे आ गया, अभी मुझको अच्छा रहना है, बाहर निकलना है, इस बच्चे का कैरियर है, बच्चे को आके मदद करनी है। तो ये जो गला भेंट का प्रोग्राम है ये बड़ा ही पोटेंशियली रिफॉर्मिंग साबित हुआ है। यहाँ जो मोरे करके जो हमारे यहाँ एक बहुत बढ़िया पेंटर था, अभी अप्रैल में छूट गया वो, तो उसके पेंटिंग अभी भी हमारे जेल में या हमारे इस एरिया में कहीं कहीं है। जो वो जो पेंटिंग बनाता है उसकी पेंटिंग हमने बहुत सारे एग्जीबिशन करवाए मुंबई में, जो सेल हो चुकी है, उसके नाम से पैसा भी हमने दे दिया है। एग्जीबिशन हुआ, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई थी उस प्रोग्राम में, और मेरी पहली पेंटिंग 1 लाख में बिकी वहाँ पे। ये सबसे बड़ी खुशी मुझे थी। लेडी पोर्ट्रेट था लेकिन मूर्ति थी, और उसको मैंने पेंसिल में पूरा किया था कंप्लीट। तो जापान की एक पार्टी थी, उन्होंने स्केच ले लिया। तो मैंने सोचा नहीं था कि मेरा एक स्केच 1 लाख रुपये में चला जाएगा। डिपार्टमेंट में मुझे इतना बिजी रखा था कि मैं सच बता रहा हूँ कि मेरे घर में लेटर लिखने के लिए मेरे को वक्त नहीं था। उनको मालूम आर्टिस्ट है, तो उन्होंने क्या किया कि भाई इसका समय निकले, ये नर्वस ना हो। महाराष्ट्र के जितने भी जेल है वहाँ से, जैसे अभी मुझे भेज दिया कोल्हापुर जेल में, वहाँ पे 1 महीना रहा। वहाँ का कुछ काम है, आर्ट का काम है, वो किया। उसके बाद में फिर मैं येरोड़ा में आया, फिर नासिक चला गया। तो मेरा रूटीन सब ऐसे था। उन्होंने मुझे बिजी रखा था कि ताकि इसको पता न चले, और सच में वो काम करते करते मुझे कुछ पता नहीं चला और टाइम निकल गया। कुठल्याही गोष्टी काय विचारायला जरी गेलं तर खूप चिडायचे ते, आणि काही झालं तर मुलांवर पण खूप राग काढायचे। पण विपश्यना म्हणजे जसं जसं जास्त त्यांना समजायला लागलं तेव्हापासून आता ते स्वतःच ते राग स्वतःच आवरून घेतात, आणि ज्या काही गोष्टी असतील ते स्वतः सांगतात। आता चिडून बोलत नाहीत। जरी पहिले दिसतातच फरक ते, की अगोदर खूप चिडायचेच, काही दिसलं किंवा काही केलं नाही तर बोलायचे ते, आता नाही बोलत, स्वतःहून करतात ते। पूर्वी म्हणजे कसं होतं, त्यांचं परिवर्तन त्यांनी मित्रपरिवार, दारू पिणं, दांगडिंग करणं, मारामारी करणं, हे जास्ती स्वभाव त्यांचा हे होता। आता एक 20 वर्षापूर्वीपासून त्यांच्यात एवढा बदल झाला, त्यांनी स्वतःहून बदल करून घेतला। पहिले घाबरून नमस्कार करत होते, आता प्रेमाने नमस्कार करतात, एवढा फरक आहे। जैसे मैं अभी जेल में गया था तो मुझे इतना खुशी हुआ था कि मैं अभी जाके वहाँ पर लोगों को कुछ काम आ रहा हूँ। तो अभी भी जो जेल में हैं लोग, वो अगर मेडिटेशन सीखेंगे और उनकी लाइफ में वो अगर उतारेंगे, तो मेरा जैसा लाइफ चेंज हुआ तो उनका भी लाइफ चेंज होना चाहिए। सोसाइटी के सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति को मौका दिया जाए, उसको सुधरने का मौका दिया जाए, उसको फैसिलिटीज़ दिया जाए। वो सुधरना चाहता है तो उसके लिए क्या रिसोर्सेज हैं वो उसको दिया जाए, उसकी काउंसलिंग की जाए, अगर ज़रूरत है उसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट किया जाए। तो इसके लिए सोसाइटी के लिए ओवरऑल बहुत ज़रूरी है, और एक सिविलाइज सोसाइटी में भी ज़रूरी है कि हर एक आदमी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए।